आज हमारा टॉपिक क्लास 12 जीव विज्ञान का आदबकारिकी का ही पादपों में जल अवशोषण एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। मुख्य रूप से जल का जो प्रमुख स्रोत है वो है वर्षा। वर्षा से ही जल की प्राप्ति होती है। वर्षा जब अपन देखते हैं, वर्षा जब होती है, तेज वर्षा होती है, उस समय जितना पानी जमीन पर गिरता है वो बहकर नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, समुद्रों में चला जाता है। उसको कहते हैं अपवाहित जल। इसे अपवाहित जल कहते हैं। और जब वर्षा धीमे होती है उस समय पानी बहकर नहीं जाता और पानी धीरे धीरे रसता हुआ भूमि के अंदर जाता है। भूमि के अंदर जल के मृदा के अणुओं के बीच में जाता है। उस जल जो है अपने ये जो जल होता है उसको जैसे ही वहाँ पर जाता है, ये अंदर जाता है, इसको ये 3 प्रकार का जल होता है जो भूमि में रसता हुआ जाता है। उसमें पहला नंबर होता है केशिकीय जल। दूसरा होता है गुरुत्व जल और तीसरा होता है आर्द्रता ग्राही जल। जब धीमे वर्षा होती है तो उस समय जल रिश्ता हुआ अंदर जाता है, उसको मृदा जल भी कह सकते हैं। ये सब मृदा में जा रहा है तो ये मृदा जल कहलाता है। ये मृदा जल 3 प्रकार का, केशिकीय जल, गुरुत्व जल और आर्द्रता ग्राही जल। इसके अंदर मुख्य रूप से पौधों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो केशिकीय जल होता है। जो मृदा के कणों के बीच में केशिकाएं बनी होती है, कैपिलरीज बनी होती है, उन कैपिलरीज के अंदर जल होता है। उसको ये जो मूल रोम है जड़ के, वो उसको ग्रहण करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। इस तरह से ये जल का ये अवशोषण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि पौधों में जल को कौन से अंग ग्रहण करते हैं। तो इसके आधार पर भी अपन पौधों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में पहला नंबर जो है वो शैवाल, कवक, यानी कि निम्न श्रेणी के पादप जिनमें किसी प्रकार का जड़, तना, पत्तियों का विभेदन नहीं होता है। इनके अंदर शैवाल जैसे जल इसमें बहुत जरूरी होता है, प्रकाश क्रिया होती है, तो ये अपना जल किससे ग्रहण करता है? अपने कोशिकाओं की सामान्य सतह से, यानी जितनी भी कोशिकाएं वो हर कोशिका जल को ग्रहण कर सकती है। तो इसमें किसी प्रकार के कोई अंग अवशोषण, जल अवशोषण के लिए नहीं होते हैं। दूसरा नंबर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर विशेष प्रकार के जल अवशोषण के अंग पाए जाते हैं जिनको कहते हैं मूलाभास, राइजर्ड्स। मूलाभास या राइजर्ड्स पाए जाते हैं। ये राइजर्ड्स भूमि में धंसकर और भूमि के अंदर जो केशिकीय जल है उसका अवशोषण करते हैं। और तीसरी प्रकार के उच्च श्रेणी के पादप, और इन पादपों के अंदर मूल होती है, जड़ें, मूल या जड़ें, रूट्स पाई जाती है। और ये रूट्स जो है चाहे मूसला मूल तंत्र हो, चाहे जकड़ा मूल तंत्र हो, चाहे अपस्तरिक मूल तंत्र, कोई भी, ये भूमि में धंसकर और जल का अवशोषण करती है। तो वहाँ मूल के द्वारा, तो अधिकांश पौधे उच्च श्रेणी के होते हैं और उनके अंदर मूल के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। मूल में भी अपन देखते हैं कि मूल के जो है शीर्षक भाग में जो 3 भाग होते हैं, 3 में जो पहला भाग जो है वो अपने मेरिस्टेमेटिक भाग होता है और उसमें केवल विभाजन ही होता है। दूसरा दीर्घीकरण भाग होता है, उसके अंदर कोशिकाएं लंबी होती है। तीसरा परिपक्व क्षेत्र होता है। परिपक्व क्षेत्र में कुछ पतले पतले रोम से बाहर निकलते हैं जिनको अपन मूल रोम, रूट हेयर्स कहते हैं। मूल रोम, रूट हेयर्स, इन मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण होता है जो कि परिपक्व क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। तो इसके उच्च श्रेणी के पादपों में इन मूलों के द्वारा जल का अवशोषण होता है और कोशिका अवशेष भी होता है। ये इसके बाद अपन देखते हैं कि जल अवशोषण एक वैज्ञानिक था क्रेमर। उस क्रेमर ने बताया कि जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। क्रेमर ने बताया कि जल अवशोषण 2 प्रकार होता है। एक निष्क्रिय अवशोषण
निष्क्रिय अवशोषण, जिसको पैसिव कहते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। दोनों प्रकार का अब्जॉर्प्शन, ये अवशोषण पौधों में पाया जाता है। ये अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण अधिकांश पौधों में होता है, सभी में, और ये कुछ ही पौधों में होता है। बहुत कम मात्रा में जल का अवशोषण होता है, यानी कि 96 से 98% तक जो टोटल वाटर अब्जॉर्प्शन है उसका ये भाग होता है। यानी कुल जो जल अवशोषण किया जाता है उसमें 96 से 98% तो ये होता है, केवल 2 से 4% ये होता है। ये अवशोषण ऐसा होता है जिसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, निष्क्रिय है। लेकिन सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो जड़ों के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा पाई जाती है, वो ऊर्जा काम आती है, तभी जो अवशोषण होता है। ये अवशोषण ऐसा है जब रसारोहण, एसेंट ऑफ शेप जब ज्यादा होता है उस समय ये अवशोषण ज्यादा होता है। और ये रात्रि के समय ये अवशोषण होता है, जब किसी तरह का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, यानी ट्रांसफरेशन नहीं होता, ये रसारोहण नहीं होता, उस समय ये ऊर्जा के द्वारा जल का अवशोषण होता है। लेकिन ये दिन के समय होता है, जब पत्तियों से वाष्प बनकर उठता है पानी, उसके बाद में रसारोहण जल स्तंभ खींचा जाता है, उस समय इसके द्वारा अवशोषण होता है। तो ज्यादातर ये होता है 96 से 98%, ये बहुत कम होता है। ठीक है। अब इसके बाद में निष्क्रिय अवशोषण होता क्या है? ठीक है। निष्क्रिय अवशोषण मुख्य बात इसके अंदर ये है कि पौधे के वायु भाग या पत्तियां, उनके अंदर जल अवशोषण के कारक होते हैं, उनसे ही ये जल अवशोषण होता है। पत्तियां, जड़ें जो है वो केवल एक मार्ग का काम करती है, पैसेज, केवल एक मार्ग का काम करती है। यानी कि ऐसा अवशोषण जिसमें कि पौधे के वायव्य या पत्तियों में अवशोषण के कारक विद्यमान होते हैं, जड़ें केवल मार्ग का काम करती है। तो इस प्रकार के अवशोषण को निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और इसमें अभी बताया अपने ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये सक्रिय अवशोषण क्या है? ये एक ऐसा अवशोषण है जिसमें कि अवशोषण के कारक जड़ों में होते हैं और जड़ें ही मुख्य रूप से सक्रिय रहती हैं, और उसके कारण होता है इसको सक्रिय अवशोषण, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें जड़ें सक्रिय होती है, इसके अंदर जड़ें सक्रिय नहीं होती, यानी जड़ों का यहाँ पर गौण होती है, सेकेंडरी चीज है, जबकि यह जड़ें मूल, मुख्य है, प्राइमरी है, प्रमुख अंग है, उनके द्वारा ही होता है, उनके द्वारा ही अवशोषण होता है। ठीक है। तो ये जड़ से भी इस तरह कह सकते हैं, ये दिन के समय ज्यादा होता है, अधिकांश ये रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता उस समय होता है। ये सारी बातें। इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो अवशोषण के लिए आवश्यक बल लगते हैं, जो बल लगते हैं, वो बल यहाँ पर पत्तियों में लगते हैं। पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, उससे ये होता है। इसके अंदर बल जो है, आवश्यक बल जो है, जड़ों में उत्पन्न होता है। उसके कारण जड़ों के अंदर बल होगा, जैसे मूल दाब लगता है, मूल दाब के कारण होता है, रूट प्रेशर। रसारोहण के अंदर आगे सेंट ऑफ शेप में इसको पढ़ेंगे कि मूल दाब क्या होता है। मूल के अंदर जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं जल को अवशोषित करके जालम तक पहुंचाती है, तो मूल दाब उत्पन्न होता है। तो मूल दाब से भी ये सक्रिय अवशोषण होता है, पानी ऊपर चलता है या जालम तक आता है। तो इस तरह से ये और दोनों अवशोषण को अपन तुलनात्मक बता सकते हैं और अलग से भी बता सकते हैं कि सक्रिय निष्क्रिय अवशोषण क्या है। कि ये इसमें आवश्यक कारक जो है वो किसमें, पौधे के वायु भाग या पत्तियों में होते हैं, जबकि इसके अंदर जड़ों में होते हैं। इसमें जड़ें केवल जड़ मार्ग का काम करती है, इसमें जड़ मुख्य काम करती है। ये जड़ केवल गौण है, कुछ भी ऐसा काम नहीं, लेकिन इसमें प्रमुख बात है। इसमें आवश्यक बल कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? पत्तियों के अंदर। इसमें आवश्यक बल कहाँ उत्पन्न होते हैं? जड़ों में होते हैं, जिससे मूल दाब ये बल उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ज्यादातर दिन के समय होता है जब वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण ज्यादा होता है, लेकिन ये जब रसारोहण कम होता है, वाष्प कम होता है, रात्रि के समय, उस समय होता है। ये अधिकांश पौधों में होता है 96 से 98% तक कुल, और ये केवल 2 से 4% तक ही होता है। तो इस तरह से दोनों को तुलनात्मक बता सकते हैं और एक इसको भी बता सकते हैं कि निष्क्रिय अवशोषण क्या है और सक्रिय अवशोषण। दोनों तरह के पौधों में ये अवशोषण पाया जाता है। इसके बाद अवशोषण की तीसरी चीज जो है
जल का मार्ग, पाथवे, जल का मार्ग, किस मार्ग से जल जो है वो पहुंचता है, कहाँ से? अपने अवशोषण तक अपन केवल इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मृदा जल है, उसके अंदर केशिकीय जल जो होता है वो जल मृदाओं के द्वारा ग्रहण करके, मूल रोगों के द्वारा ग्रहण करके और मूल की कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। तो यहाँ जाइलम तक पहुंचना ही अवशोषण होता है, जड़ के जाइलम तक। जड़ के जाइलम से लगाकर और पत्तियों तक पहुंचना रसारोहण होता है और पत्तियों से बाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अपन यहाँ पर केवल जल का मार्ग बताएंगे कि जो मृदा जल है वो जल मूल रोगों के द्वारा अवशोषित होता हुआ जड़ों की विभिन्न कोशिकाओं से होता हुआ जड़ के जाइलम तक पहुंचा। तो इस प्रकार जड़ के जाइलम तक जो पहुंचता है, यानी कि अपन ये इसमें कह सकते हैं कि ये पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। पार्श्वीय प्रवाह का क्या मतलब है? पार्श्वीय प्रवाह, लेटरल फ्लो। यानी जड़ के अंदर जल मृदा जल से मूल रोमों से होता हुआ जड़ के विभिन्न भागों से होता जाइलम तक पहुंचने का की क्रिया या जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पार्श्विक प्रवाह कहलाती है। अब पहुंचना कहाँ से है? ये जैसे मूल रोम है, ये मूल रोम कोशिका है और ये वल्कुट कोशिकाएं है। वल्कुट कोशिकाओं के बाद जड़ की संरचना अपन देखते हैं। वल्कुट के बाद में यहाँ पर ये अंतःस्त्वचा एंडोडर्मिस आ जाती है, फिर परिरंभ आ जाती है और उसके बाद में जाइलम आते हैं। इस तरह से बाद में जाइलम की वाहिकाएं आती है। तो जल यहाँ से, यहाँ चारों तरफ मृदा है और उस मृदा के अंदर जल के कण है। ये जल के कण यहाँ से होते हुए यहाँ जाइलम तक, जाइलम की वाहिकाओं तक पहुँचते हैं, वो पार्श्व प्रवाह कहलाता है। अब ये कैसे पहुँचे, इनके मार्ग क्या है? पाथवे ऑफ वाटर फ्लो, लेटरल वाटर फ्लो, वो कौन सा है? तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार का मार्ग बताया गया। 3 प्रकार में कौन कौन से मार्ग है? पहला नंबर जो है वो एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट। दूसरा सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट। और तीसरा रसदानीय, यानी वैक्यूलर, वैक्यूलर फ्लो। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय, वैक्यूलर, 3 प्रकार का होता है। इसको समलवक, संलवक और रसदानीय हिंदी में ये भी कहते हैं। एपोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है और रसदानीय पाथवे या पथ क्या होता है, मार्ग क्या होता है? तो अपन यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं कि जल को केवल यहाँ से अपने को यहाँ जाइलम तक पहुँचाना है। जाइलम किस मार्ग से जाएगा? तो ये कोशिका है। इस कोशिका के अंदर अपन देखते हैं कि पादप कोशिका के अंदर क्या होती है? बड़ी रिक्तिका होती है। तो ये बड़ी रिक्तिका है, यहाँ पर इसके अंदर भी बड़ी रिक्तिका है और यहाँ पर कोशिका द्रव्य है चारों तरफ, ये कोशिका द्रव्य है। एक चीज इनमें भी रिक्तिकाएं होगी और इनमें भी होगी। अब अपन एक चीज और देखते हैं कि कोशिका के अंदर पढ़ते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतुक, जीव द्रव्य तंतुक हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य तंतुक, या हिंदी में प्लाज्मोडेस्माटा भी, इंग्लिश में प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं के बीच में जीव द्रव्यों से आपस में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा भी तो ये 3 भाग, इस तरह से 3 मार्ग बताए गए। पहला नंबर एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि यहाँ से जल अवशोषित होता है और इसे मूल रोम कोशिका में आएगा। मूल रोम कोशिकाओं से ये क्या है कि कोशिका अंदर नहीं जाएगा, कोशिका के अंदर नहीं जाएगा। ये दूसरी कोशिका है, यहाँ पर ये दूसरी कोशिका, इन कोशिकाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? अंतर कोशिकीय स्थान कहलाता है। तो ये यहाँ से अवशोषित होने वाला जल
इस कोशिका भित्ति से, यहाँ की कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति, ये और इनके बीच अंतर कोशिकी स्थानों से होते हुए जाइलम तक पहुंचता है। यानी ये इस तरह का इसका रूट ये रहेगा कि यहाँ से अवशोषित होने के बाद में ये यूं चलेगा, कोशिका के अंदर नहीं जाएगा। ये कहलाता है एपोब्लास्ट। यानी कि इसके अंदर जल का अवशोषित जल कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकाओं से होते हुए, यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, जाइलम तक पहुंचता है, उसको कहते हैं एपोब्लास्ट। ये एपोब्लास्ट विसरण की तरह काम करता है। विसरण, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और यह अनियंत्रित होता है, क्योंकि नियंत्रण कुछ रहता ही नहीं है। जैसे ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा चल जाएगा, कम है तो कम चल जाएगा, क्योंकि नियंत्रण करना खाली जगह है। कोई पानी को अपन खाली जगह में कैसे बहुत है तो जितना अपन पानी डालेंगे उतना ही तेज हो पाएगा, तो जितना पानी इसको मिलेगा उतना ही वहां से ज्यादा जाता जाएगा। तो ये अनियंत्रित होता है और विसरण क्रिया के द्वारा होता है, और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार ऊर्जा की, क्योंकि ये तो जैसे जैसे खाली जगह मिलता जाएगा, यहाँ से पानी आता जाएगा, आगे निकल चलता जाएगा। ठीक है, तो एपोब्लास्ट के अंदर जल का प्रवाह जो है वो मार्ग कौन सा होगा, कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिक स्थान और कोशिका भित्ति से होता हुआ ये आगे प्रवाहित होता है, ये मार्ग। इसमें विसरण की तरह होता है और ये अनियंत्रित होता है, इसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा नंबर आता है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या है कि ये इस तरह का मार्ग है कि यहाँ जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके द्वारा जल का प्रवाह होता है, यानी कि कोशिका के अंदर जल जाएगा। इन दोनों विधियों में कोशिका के अंदर जल जाता है, अंदर जाकर और अंदर जो है जीव द्रव्य से होते हुए, यहाँ से जल इसके अंदर गया, इस जीव द्रव्य से होते हुए यहाँ बीच के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। हर एक के अंदर यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा होगा, आपस में ये जुड़ी हुई रहेगी इस तरह की। तो यहाँ से जल जीव द्रव्य से होते हुए, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए भित्तिका में नहीं जाएगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये यहाँ जाएगा। भित्तिका का कोई संबंध नहीं है, केवल कोशिका द्रव्य और जो प्लाज्मोडेस्माटा जो जीव द्रव्य तंतुक बने हुए हैं उनके द्वारा जल जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो कहलाती है सिम्प्लास्ट विधि। सिम्प्लास्ट विधि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये परासरण के द्वारा जाता है। यहाँ बीच के अंदर झिल्लियाँ आ गई, इन झिल्लियों के द्वारा परासरण, यानी कि अधिक सांद्रता के सम सांद्रता की ओर, तो जल यहाँ अधिक है यहाँ कम है तो अधिक से कम की ओर यूं जाएगा और इन झिल्लियों में से होकर जाएगा, इसलिए परासरण विधि, ये परासरण विधि कहलाती है। यहाँ कहीं अंदर घुसा ही नहीं है, एपोब्लास्ट में तो ऊपर वो खाली जगह में चल रहा है, कोई भीति नहीं आई, तब वो विसरण है। तो इसके अंदर परासरण के द्वारा ये यहाँ से कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य तंतुकों के द्वारा, यानी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये जल का प्रवाह होता है, ये मार्ग कहलाता है सिम्प्लास्ट। इस सिम्प्लास्ट में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये परासरण के द्वारा प्रयुक्त होता है। इसके अलावा एक यह विधि ऐसी है जो सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है, क्योंकि इसको प्रतिरोधकता मतलब क्या, यहाँ से निकलने में उसको कोशिका द्रव है उसमें से निकलना पड़ेगा, फिर कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बना हुआ है नहीं बना हुआ तो बढ़ेगा, तो उस प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा झिल्लियों से होते हुए यहाँ जाना पड़ेगा, तो उसको प्रतिरोधकता का सामना ज्यादा उत्पन्न करना पड़ता है। तो इस विधि जो है उसमें प्रतिरोधकता का सामना ज्यादा, ये ज्यादा प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। दूसरी विधि ये सिम्प्लास्ट। तीसरी विधि अपन देखते हैं कि रसधानीय वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे में क्या है कि केवल प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली और रिक्तिका, दो चीजें काम में आती है, प्लेज्मा झिल्ली और रिक्तिका। कोशिका द्रव्य का काम नहीं, क्योंकि रिक्तिका इतनी बड़ी होती है कि पादप कोशिका में पूरी फैली हुई रहती है। जैसे ही प्लेज्मा झिल्ली के अंदर जल गया, जाते ही कहाँ जल जाता है, टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल या जो रिक्तिका उसकी जो भित्ति होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, और उसके अंदर जो पदार्थ भर रहता है उसको कहते हैं कोशिका रस, सेल से। तो यहाँ से जल इसमें से प्लेज्मा झिल्ली से होकर कहाँ जाएगा, इसके अंदर वैक्यूल में, रसधानी में या
रिक्तिका, राजधानी के दो या रिक्तिका, इस रिक्तिका में जाए। रिक्तिका से आगे बाहर निकलकर वापस जो है वो तीसरे प्लेज्मा झिल्ली से होता है दूसरी में, इसमें प्लेज्मा झिल्ली से तीसरी में, इस तरह रिक्तिकाओं के द्वारा, यानी दो ही चीजें काम में आती है, प्लेज्मा झिल्ली और रिक्तिका। क्योंकि रिक्तिकाओं के बीच में यहाँ कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, बहुत होने से सीधा यहाँ से रिक्तिका में चल जाएगा, यहाँ से रिक्तिका में, यहाँ से, तो रिक्तिकाओं के द्वारा बहता है। तो इस तरह से यहाँ दो चीजें, प्लेज्मा झिल्ली और रिक्तिका या राजधानी जिसको कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं वैक्यूल। इन वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट है वो और सेल से कोशिका रस, उससे होता हुआ पानी यहाँ से आगे बढ़ता है, वो मार्ग कहलाता है रसधानी। ये मार्ग भी यहाँ पर प्राशन के द्वारा होता है, ऊर्जा की यहाँ भी आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये भी प्राशन के द्वारा होगा। तो अपन 3 विधियाँ बताई, 3 विधियों में सबसे पहली बात, इसके अंदर विसरण के द्वारा होता है, ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती और अनियंत्रित होता है। इसके अंदर प्राशन के द्वारा होता है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये प्रतिरोधकता भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न करती है। तीसरी ये प्राशन के द्वारा होगी, प्राशन के द्वारा आगे आगे चलेगी, नहीं तो चलेगी नहीं, बीच में झिल्लियाँ आ गई, टोनोप्लास्ट वगैरह आ गई, तो प्राशन के द्वारा ही होगा राजधानी भी, और उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहली विधि में कौन से कोशिकाओं, अंतर कोशिकीय स्थान और कोशिका भित्ति, उनके बीच बीच में यह जल का प्रभाव होता है। इसके अंदर जैसे ही उसमें कोशिका में जाता है, कोशिका द्रव्य से जीव द्रव्य तंतुक, प्लाज्मोडेस्माटा, उनके द्वारा, यानी कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य तंतुक जो है, ये जीव द्रव्य तंतुक या प्लाज्मोडेस्माटा, उसके द्वारा यहाँ से यहाँ जाता है। दो चीजें यहाँ पर काम आएगी, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य तंतुक यानी प्लाज्मोडेस्माटा, उनके द्वारा जाता है। इसके अंदर प्लेज्मा झिल्ली, उसको होता हुआ कहाँ, रिक्तिका या राजधानी जो है वैक्यूल, उनसे होता हुआ जल का प्रवाह होता है, इस तरह से जल आगे पहुँचता है। तो इन 3 विधियों से यहाँ पर जल मार्ग या जल यहाँ से यहाँ तक जाता है। तो आज अपन केवल पाठों में जल अवशोषण को ही पढ़ा। इसी चैप्टर के अंदर रसारोहण आता है। यहाँ मैंने पहले बताया, इसके अंदर जल अवशोषण में केवल जो केशिकीय जल है, कैपिलरी वाटर जो है, इसके अंदर मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर, वो जल अवशोषित करके जाइलम तक पहुंचाने का काम है। तो ये अवशोषण जो है वो जाइलम तक ही होता है। जाइलम के बाद में यहाँ से जो पत्तियों की जो सिराएं हैं, सिरिकाएं हैं, वहाँ के जाइलम तक पहुँचता है, वो रसारोहण होता है। तो उसको रसारोहण अलग से, और वहाँ से फिर वो पत्तियों की कोशिकाओं में जाकर पत्तियों की कोशिकाओं से वाष्प के रूप में उग जाना, वो वाष्प उत्सर्जन होता है। तो तीनों चीज़ें ये एक दूसरे से लिंक्ड है, जल अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, ये तीनों। तो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया अपने, क्योंकि इसमें सबसे पहले जल का स्रोत क्या है, वर्षा का जल। वर्षा का जल में जो जल बहकर चला जाता है वो अपवाहित जल, जो बहकर नहीं जाता है, धीरे धीरे वर्षा होने पर रहता है, वो मृदा जल। मृदा जल 3 प्रकार का, सबसे पहला केशिकीय जल, कैपिलरी जो वाटर वो, दूसरा गुरुत्व जल, और तीसरा आर्द्रता का है। 3 जलों में से जो कैपिलरी वाटर है, यानी केशिकीय, वही जड़ के काम में आता है। जड़ के कौन कौन से भाग, जो पादप के कौन से भाग जो कि जल अवशोषण काम में आते हैं, तो मैंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। शैवाल वगैरह निम्न प्राण श्रेणी के जो पादप है, उनमें कोशिकाएं स्वयं जल का अवशोषण कर लेती है, कोई अंग नहीं होता। दूसरा ब्रायोफाइटा, जिसमें मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं, वो जल का अवशोषण करते हैं। तीसरा उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उनके अंदर जड़ें होती है, जड़ों में मूल रूप होता है, पूरा मूल तंत्र बना होता है, वो जल का अवशोषण करते हैं। फिर उसके बाद में 2 प्रकार का जड़ जो प्रेमन ने बताया, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण, 2 प्रकार का अवशोषण, वो अपने दोनों तुलनात्मक दे दिया, अलग से भी इसको देख सकते हैं। और जल का मार्ग कौन कौन सा है, 3 तरह का मार्ग है, एपोप्लास्ट, टीम्प्लास्ट और राजधानी मार्ग, 3 मार्ग। इस तरह में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।